प्रिय विद्यार्थियों, हमने पिछले वाली वीडियो में टेंस पे गहनता से चर्चा की थी। टेंस के प्रकार, टेंस क्या होते हैं, टाइम और टेंस में क्या डिफरेंस होता है, और इंग्लिश का सेंटेंस बनाने के लिए उसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, सब्जेक्ट क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, मेन वर्ब क्या होती है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, टाइम और टेंस किस प्रकार से दोनों का रिलेशन होता है। इस पे हमने गहन चर्चा पिछले वाले वीडियो में की थी। आज के वीडियो में हम सीधा ही टेंस के प्रकार हैं उन पे आ जाते हैं। और आज हम पहला जो टेंस है प्रेजेंट सिंपल टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, उस पे हम आ जाते हैं और हम अपना जो प्रेजेंट सिंपल या इंडेफिनिट टेंस है वो आज हम पढ़ते हैं। तो देखिए टेंस हमने पिछले वाले वीडियो में भी देखा था कि कौन कौन से होते हैं। एक होता है प्रेजेंट, दूसरा होता है पास्ट और तीसरा होता है फ्यूचर। जैसे इनके नाम से पता चलता है प्रेजेंट टेंस अपने चारों जो इनके विभाजन है उनके साथ प्रेजेंट समय यानी वर्तमान समय की बात करता है। ऐसा समय जो आज का है, इस समय का है, इस पल का है, उसकी बात करता है। और पास्ट इस पल से पहले के समय की बात करता है। जो पास्ट है वो इस पल से पहले की बात करता है, चाहे वो 1 सेकंड पहले हो या 100 साल पहले हो। फ्यूचर इस पल के आगे वाले पल से लेकर आगे के अनंत समय की बात फ्यूचर करता है। अब देखिए ये 3 मुख्य विभाजन हुए और इनके जो सब टाइप हैं वो एक हैं। हम पहले भी पिछले वाले वीडियो में भी चर्चा कर चुके हैं वो कौन कौन से हैं, लेकिन क्योंकि एक बार चर्चा करना जरूरी है। सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये 4 इनके उप विभाजन जो हमारे हैं वो हो गए। कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस एंड सिंपल। तो प्रेजेंट के 4 सब टाइप, फिर पास्ट के 4 सब टाइप और फ्यूचर के 4 सब टाइप। इस प्रकार से हमारे 12 टेंस हो गए। और उन 12 में से हमारा जो पहला टेंस जो आज है और वो है प्रेजेंट सिंपल। वो क्या है? प्रेजेंट सिंपल टेंस। वो आज हमारा कौन सा टेंस है? प्रेजेंट सिंपल टेंस है। अब देखिए इसमें जैसे ही नाम से ही पता चलता है प्रेजेंट, तो ये निश्चित आज की बात बताएगा। सिंपल या इंडेफिनिट इसको हम कह सकते हैं, मैं यहां लिख देता हूं, इंडेफिनिट टेंस भी इसको कहते हैं। तो सिंपल मतलब ऐसी बातें जो लगातार प्रेजेंट में रिपीट होती रही हैं। जैसे घास हरा होता है, ये घास का एक नेचर है कि वो हरा होता है। पानी यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है। कुत्ता अजीब व्यक्तियों को देखकर भौंकता है, मैं चाय नहीं पीता। इस प्रकार के वाक्य जिनमें कोई आदत या कोई कार्य बार बार होने की ओर इशारा करता है वो प्रेजेंट सिंपल टेंस कहलाता है। तो इसकी देखिए पहचान क्या है, प्रेजेंट जो सिंपल है उसकी पहचान क्या है। और पहचान हम दोनों देखेंगे, पहचान हम हिंदी में भी देखेंगे और पहचान हम इंग्लिश में भी देखेंगे। हिंदी में क्या पहचान होती है, क्योंकि प्रेजेंट है तो प्रेजेंट मतलब वर्तमान है। तो ऐसे वाक्य जिनके लास्ट में ता है, जैसे राम बगीचे में जाता है, कुत्ता अजीब व्यक्तियों को देखकर भौंकता है, घास हरा होता है, पेड़ों में क्लोरोफिल पाया जाता है। इस प्रकार से देखिए, एक से ज़्यादा व्यक्ति हों तो देखिए भारत के लोग आशावादी होते हैं और बच्चे विद्यालयों में पढ़ते हैं। कोई व्यक्ति ये कहे कि मेरे पिताजी एक कारपेंटर का काम करते हैं। कोई महिला हो तो देखिए ती है। महिला स्वभाव से शर्मीली होती है।
मेरी माताजी रसोई में खाना बनाती हैं। मेरे माताजी मेरा होमवर्क में सहायता करती हैं। अगर मैं खुद की बात करूं, अगर कोई व्यक्ति खुद के बारे में कोई वाक्य बोले, मैं पढ़ाने का काम करता हूं, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं, मैं बाज़ार जाता हूं, इस प्रकार के वाक्य जो हिंदी में हमारे आए, उनको हम हिंदी की इस पहचान के साथ हम उनको पकड़ सकते हैं कि ये वाक्य प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के ये वाक्य होते हैं। अब हम ये देखते हैं कि अगर सेंटेंस हमारे पास इंग्लिश में लिखा हुआ है, हम कोई इंग्लिश की बुक पढ़ रहे हैं, कोई न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं और उसमें सेंटेंस लिखे हुए हैं, तो हम कैसे पता लगाएं कि वो वाक्य किस टेंस का है। इससे पिछले वाले वीडियो में हमने इस पे बहुत गहनता से चर्चा कर ली है कि वाक्य का वो कौन सा शब्द होता है जो हमें यह बताता है कि वाक्य किस टेंस का है, तो वो हेल्पिंग और मेन वर्ब होता है। तो देखिए, इस टेंस में हमारे पास या तो क्रिया की फर्स्ट फॉर्म हो सकती है। क्रिया का फर्स्ट फॉर्म का मतलब है कि अगर एक अफर्मेटिव सेंटेंस है और हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो वहाँ पे हमें फर्स्ट फॉर्म मिल सकती है, या हमें एस ई एस या आई ई एस लगी हुई फॉर्म मिल सकती है। हमने वर्ब वाले वीडियो में ये देखा था कि ये वर्ब कैसे बनती हैं, तो ये वहाँ लगी हुई हमें मिल सकती है। इसके अलावा हमें प्लूरल के साथ डू मिल सकता है या सिंगुलर के साथ हमें डज मिल सकता है। तो ये हमारी पहचान होगी। जिस प्रकार से हिंदी के वाक्यों के लास्ट में ये मिल सकता है ता है, ते है, ती है, ता हूँ, इंग्लिश के सेंटेंस के अंदर हमें फर्स्ट फॉर्म मिल सकती है, एस ई एस या आई ई एस लगी हुई फर्स्ट फॉर्म मिल सकती है, डू मिल सकता है और डज मिल सकता है। तो ये हमारी पहचान होगी। जिस प्रकार से खाता हूँ, पीता हूँ, जाता हूँ, आता हूँ, आते हैं, जाते हैं, लोग मेले में जाते हैं, लोग मेले में खरीदारी करते हैं। ती है, जैसे मेरी माताजी खाना बनाती है, कपड़े धोती है, कमरे में पोछा लगाती हैं, इस प्रकार के। ता हूँ, मैं पढ़ाने का काम करता हूँ, मैं रोज़ इस समय पर स्कूल में आता हूँ, इस प्रकार के हमारे वाक्य हो सकते हैं। इसके अलावा इंग्लिश में हमारे पास और हमारी पहचान हो सकती है एडवर्ब ऑफ टाइम। ये बहुत सारी हो सकती हैं एडवर्ब ऑफ टाइम, लेकिन क्योंकि हम इनकी चर्चा थोड़ा टेंस को पढ़ने के बाद करेंगे, अन्यथा ये हमारे थोड़ा समझ में नहीं आएगा, तो हम एडवर्ब ऑफ टाइम की चर्चा टेंस को पढ़ने के बाद करते हैं कि कौन कौन से वो एडवर्ब ऑफ टाइम हो सकते हैं। अब देखिए, ये हमारी पहचान होगी। जैसा कि हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि हर टेंस है उसकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो अलग होती है। हर टेंस की हेल्पिंग वर्ब अलग होती है। तो देखिए, हम कौन कौन सी इसमें हेल्पिंग वर्ब लगेगी। तो अगर मान लीजिए कि हमारा जो सेंटेंस है वो एक अफर्मेटिव हो, अफर्मेटिव मीन सकारात्मक सेंटेंस हो। सकारात्मक सेंटेंस वो होते हैं जिनमें काम होता है, काम नेगेटिव नहीं होता, काम नहीं होता वाले वाक्य नहीं होते, काम होने वाले वाक्य होते हैं। तो उसमें हमारे पास नो हेल्पिंग वर्ब, मैंने हेल्पिंग वर्ब को शॉर्ट में लिख दिया है HV, तो उनके पास हमारे पास हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी। ये ध्यान दें कि अगर प्रेजेंट सिंपल टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस हो तो हमें अगर हेल्पिंग वर्ब लगानी हो और सेंटेंस अफर्मेटिव है तो हमारे पास कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगेगी। तो आप ऐसे लिख सकते हैं, हेल्पिंग वर्ब, और इसको हम क्रॉस कर देते हैं कि हेल्पिंग वर्ब इसमें नहीं लगने वाली है। लेकिन अगर हमारा सेंटेंस नेगेटिव हो या इंटरोगेटिव हो, अगर हमारा सेंटेंस नेगेटिव या इंटरोगेटिव हो यानी नकारात्मक या प्रश्नवाचक हो, तो हमारे पास दो हेल्पिंग वर्ब हैं, सिंगुलर के लिए अलग है और प्लूरल के लिए अलग है। और क्योंकि मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि इंग्लिश के हर टेंस में, लगभग हर टेंस में सिंगुलर के लिए अलग हेल्पिंग वर्ब होती है और प्लूरल के लिए अलग हेल्पिंग वर्ब होती है। तो सिंगुलर के लिए हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है डज, क्या है, डज, DOES, और प्लूरल के लिए हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है डू। तो ये हमारी दो हेल्पिंग वर्ब हुई जो सिंगुलर के लिए अलग है और प्लूरल के लिए
अलग है। अब हम इनकी मेन वर्ब पर चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि हम हेल्पिंग वर्ब की तो चर्चा कर चुके हैं कि हेल्पिंग वर्ब क्या होती है। अब हम इनकी मेन वर्ब पर चर्चा कर लेते हैं और उसके बाद हम इनकी सेंटेंस स्ट्रक्चर पे आते हैं। इसकी जो मेन वर्ब है वो देख लेते हैं, और जैसे इसके नाम से पता चलता है मेन वर्ब मुख्य क्रिया। इससे पहले जो थी वो क्या थी, हेल्पिंग वर्ब, तो वो तो हेल्प करती है, मदद करती है जो मेन वर्ब होती है उसकी, और यही मुख्य वर्ब है। और मुख्य वर्ब वो होती हैं जो कार्य को दर्शाती हैं। इससे पिछले वाले वीडियो जो थे हमारे पास उनमें हम 300 साढ़े 300 के आसपास जो वर्ब थी हमारी उस पर गहनता से हमने चर्चा की थी। तो देखिए मेन वर्ब, अगर हमारा सेंटेंस फिर से एक अफर्मेटिव सेंटेंस हो, एक हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस अगर है तो देखिए मेन वर्ब कैसे लगेगी। सिंगुलर के लिए अगर हमारा एक अफर्मेटिव सेंटेंस है और हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट हेल्प हो अफर्मेटिव सेंटेंस में, तो जो मुख्य क्रिया है उसमें एस, ई एस, आई ई एस लगेगा। जो फर्स्ट फॉर्म होगी उसमें क्या लगेगा, फर्स्ट फॉर्म में एस, ई एस या आई ई एस लगेगा। एस कहाँ लगेगा, ई एस कहाँ लगेगा, वाई को हटाकर आई ई एस कहाँ लगेगा। हम इस पर एक सेपरेट वीडियो में भी चर्चा की है और हम यहाँ पर भी चर्चा कर लेंगे। लेकिन अगर अफर्मेटिव सेंटेंस है और हमारा जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है, एक से ज़्यादा है प्लूरल सब्जेक्ट, तो उसके लिए हमारे पास फर्स्ट फॉर्म। और जैसे हमने वर्ब वाले वीडियो में चर्चा की थी, फर्स्ट फॉर्म को ग्रामर की भाषा में प्रेजेंट फॉर्म भी कहते हैं। कौन सी फॉर्म कहते हैं, प्रेजेंट फॉर्म भी कहते हैं। लेकिन नॉर्मली हम क्योंकि अमूमन इसका इस्तेमाल खूब होता है तो हम उसको बोलने में फर्स्ट फॉर्म ही बोल देते हैं। लेकिन अगर सेंटेंस नेगेटिव हो या इंटेरोगेटिव हो, सेंटेंस अफर्मेटिव हो या नेगेटिव हो या इंटरोगेटिव हो, प्रश्नवाचक हो, तो वहाँ पे क्या लगेगा, वहाँ पे एक ही फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म। वहाँ कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म, जिसे हम प्रेजेंट फॉर्म भी कह सकते हैं। वहाँ देखिए चाहे काम करने वाला एक हो या काम करने वाला एक से ज़्यादा हो, सिंगुलर हो, प्लूरल हो, सबके लिए जो हमारी जो फॉर्म है वो फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी। तो इसमें हम क्या समझे कि जो मेन वर्ब है वो केवल एक दशा में, जब सेंटेंस अफर्मेटिव हो और सब्जेक्ट सिंगुलर हो, तभी क्रिया में एस या ई एस लगेगा, अन्यथा हर जगह पे क्रिया फर्स्ट फॉर्म में भी ही आएगी। अफर्मेटिव सेंटेंस में प्लूरल हो तो क्रिया फर्स्ट फॉर्म आएगी, सेंटेंस नेगेटिव हो या इंटेरोगेटिव हो तो वहाँ पे भी फर्स्ट फॉर्म ही आने वाली है। इसके बाद हमने बात की थी कि एडवर्ब ऑफ टाइम, वो हम देख लेते हैं थोड़े, लेकिन उससे पहले हम सेंटेंस की स्ट्रक्चर को देख लेते हैं थोड़ा, और थोड़े सेंटेंस में हम देख लेते हैं। जैसे मोर बगीचे में नाचता है, हमारा एक सेंटेंस है, मोर बगीचे में नाचता है। देखिए हम इसका इंग्लिश बनाते हैं, मोर बगीचे में नाचता है। तो अभी हम स्ट्रक्चर पर उससे पहले देखिए पिकॉक, पिकॉक डांसेज। अब देखिए हमने पिकॉक जो हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के आगे हमने डायरेक्टली मेन वर्ब लगा दी है, हमने हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाई, क्योंकि अभी हमने देखा कि जो हेल्पिंग वर्ब है वो अफर्मेटिव सेंटेंस में नहीं आती है। तो पिकॉक डांसेज, अब देखिए पिकॉक एक है, इसलिए हमने अफर्मेटिव सेंटेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम क्या लगाते हैं, एस, ई एस या आई एस, तो हमने इसमें लगा दिया एस, डांसेज इन द गार्डन। पिकॉक डांसेज इन द गार्डन, ये हमारी मेन वर्ब हो गई, मैंने शॉर्ट में लिख दिया है एमवी, और ये हमारी अन्य जानकारी हो गई। और क्योंकि डांसेज एक इंट्रांजिटिव वर्ब है तो उसके साथ ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, इसलिए इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है।
एक दूसरा वाक्य देखिए हमारा, रामू कमरे में पुस्तक पढ़ता है। रामू कमरे में पुस्तक पढ़ता है। देखिए सब्जेक्ट कौन है, काम करने वाला कौन है, रामू। तो ये देखिए रामू, फिर हेल्पिंग वर्ब हमारी नहीं आएगी। हमने अभी देखा सेंटेंस अफर्मेटिव है यानी सकारात्मक सेंटेंस है, और हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, तो उसमें हेल्पिंग वर्ब तो आएगी नहीं। अब मुख्य क्रिया आएगी, और मुख्य क्रिया है पढ़ना। मुख्य काम क्या हो रहा है यहाँ पे, पढ़ने का। तो देखिए रीड्स, रामू रीड्स, ऐसा लग गया क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है उसके साथ। बुक्स इन द रूम, तो ये देखिए हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट। ये हमारी क्या होगी, मेन वर्ब। ये हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। और ये हमारी क्या होगी, अन्य जानकारी। इसी प्रकार से देखिए ये हमारे अफर्मेटिव सेंटेंस के सिंगुलर सब्जेक्ट वाले सेंटेंस हो गए। अब देखिए विद्यार्थी मैदान में खेलते हैं। विद्यार्थी मैदान में खेलते हैं। विद्यार्थी एक है, ज़्यादा है, क्योंकि विद्यार्थी खेलते हैं, तो इससे पता चलता है कि काम करने वाले एक से ज़्यादा हैं। तो ये देखिए हमारे स्टूडेंट्स, ये हमारा इसका हो गया, सबसे पहले सब्जेक्ट आ गया। क्या आ गया सबसे पहले, सब्जेक्ट। स्टूडेंट्स मैदान में खेलते हैं, तो क्योंकि ये अफर्मेटिव सेंटेंस है इसलिए इसमें हेल्पिंग वर्ब तो आएगी नहीं। तो देखिए हम फिर मेन वर्ब पे आते हैं। मेन वर्ब में देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस है, लेकिन हमारा सब्जेक्ट कैसा है, प्लूरल है, तो उसके साथ फर्स्ट फॉर्म आएगी। कोई एस, ई एस या आई ई एस नहीं लगेगा, बिल्कुल भी नहीं लगेगा। तो ये देखिए प्ले यानी खेलना, गेम खेल। इन द ग्राउंड, इन द ग्राउंड, ये देखिए सब्जेक्ट हो गई, ये हमारी मेन वर्ब हो गई, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, और ये हमारी अन्य जानकारी है, वो कितनी भी हो सकती है, वो होगी आगे। ये देखिए हमारा वाक्य, किसान मंडी में अनाज बेचते हैं। किसान मंडी में अनाज बेचते हैं। तो ये देखिए हमारे सब्जेक्ट कौन हुए, काम करने वाले कौन हुए, हमारे किसान, फार्मर्स। फार्मर्स ये कौन हो गए, सब्जेक्ट। उसके बाद में बेचते हैं, क्योंकि अफर्मेटिव सेंटेंस है इसलिए मेन वर्ब तो आएगी नहीं। तो ये देखिए क्योंकि सेंटेंस में जो हमारा सब्जेक्ट है वो प्लूरल है, इसलिए कोई एस या ई एस या आई एस नहीं लगेगा, सीधा ही सेल यानी बेचना। वो क्या होगी, एक मेन वर्ब होगी, सेल यानी बेचना। क्या बेचते हैं, अनाज। ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, ग्रेन, तो ये हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। इन द मार्केट, वैसे हम मंडी को मंडी भी बोल सकते हैं, मंडी भी इंग्लिश में प्रचलन में आने वाला शब्द है, लेकिन क्योंकि हम उसे सामान्यतः बाजार कहते हैं तो हम वो इन द मार्केट बोल देंगे। फार्मर्स सेल ग्रेन इन द मार्केट। तो ये देखिए हमारे कौन से सेंटेंस हुए, ये हमारे अफर्मेटिव सेंटेंस हो गए। और अफर्मेटिव सेंटेंस में हमने सिंगुलर और प्लूरल दोनों को देख लिया है। इधर सिंगुलर को देख लिया और इधर प्लूरल को देख लिया। सिंगुलर में हमने एस या ई एस या वाई को हटाकर आई ई एस लगाया, और यहाँ पे हमने कुछ भी नहीं लगाया, सीधी की सीधी हमने फर्स्ट फॉर्म लगाई। तो ये देखिए अब हम कुछ नेगेटिव सेंटेंसेस को देख लेते हैं जो कि इसमें बड़ी महत्वपूर्ण है। नेगेटिव जो सेंटेंसेज हैं उनको हम देख लेते हैं कि नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनेंगे और वो क्या होने वाले हैं। ये देखिए बच्चा नहीं रोता है, बच्चा नहीं रोता है। इसका हम
इंग्लिश बनाते हैं, इसका ट्रांसलेट करते हैं, तो बच्चे को हम क्या कहेंगे? चाइल्ड कह देंगे, बेबी भी कह सकते हैं, चाइल्ड। अब देखिए, अभी जब हम अफर्मेटिव सेंटेंस बना रहे थे तो उसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आ रही थी, लेकिन अब क्योंकि सेंटेंस में नहीं लगा हुआ, सेंटेंस हमारा नेगेटिव है, तो इससे पहले हमने देखा था कि जब मैन वर्ब की हमने बात की थी, तो सॉरी हमने हेल्पिंग वर्ब की बात की थी, तो उस समय हमने देखा था कि वहाँ पर एक हेल्पिंग वर्ब लगेगी। तो नेगेटिव सेंटेंस में 2 हेल्पिंग वर्ब लगती हैं, एक लगती है डज और एक लगती है डू। डज लगती है सिंगुलर के साथ और डू लगती है प्लूरल के साथ। तो इसमें क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लग जाएगी डज। क्या हेल्पिंग वर्ब लग जाएगी? डज, और नहीं कहा जाएगा नॉट। चाइल्ड डज नॉट क्राई। अभी हमने देखा था कि यहाँ जो सेंटेंस लिखे हुए थे वो सिंगुलर के थे, तो हमने वहाँ पे क्या था? एस ई एस या वाई को हटाकर आई ई एस लगाया था, लेकिन हमने यहाँ पे बिल्कुल भी वाई नहीं हटाया है, वाई का वाई है, क्योंकि अभी हमने देखा कि नेगेटिव सेंटेंस या इंटेरोगेटिव सेंटेंस में मैन वर्ब हमेशा कैसी आएगी? फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो ये देखिए, और यहाँ पे चाइल्ड क्या है? सब्जेक्ट है। उसके बाद में ये क्या है? ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है, और ये देखिए हमारी क्या है? मैन वर्ब है। अन्य जानकारी या ऑब्जेक्ट इसमें है नहीं, क्योंकि कराई एक इंट्रांजिटिव वर्ब है। और देखते हैं, किसान के पुत्र खेत में अनाज नहीं बोते हैं। किसान के पुत्र खेत में अनाज नहीं बोते हैं। तो ये देखिए, किसान के पुत्र हम लिखेंगे फार्मर्स, ये एपिस्ट्रोफी एस है। जब हमने पॉजेसिव केस को पढ़ा था नाउन एंड प्रोनाउन में, तो हमने देखा था कि ये इसको क्या कहते हैं? ये है ये है एपिस्ट्रोफी और ये है एस, सन्स, किसान के पुत्र। तो देखिए किसान के पुत्र एक से ज़्यादा है, इसलिए इस बार हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है वो डज नहीं लगेगी, वो क्या लगेगी? डू लगेगी। और ये देखिए नोट का नोट, फार्मर सन्स डू नॉट बोना, SOW, या हम कह सकते हैं GROW, ग्रो यानी उगाना या सो यानी बोना, दोनों एक ही होते हैं। ग्रेन यानी अनाज, इन द फील्ड। फार्मर्स सन्स डू नॉट शो ग्रो ग्रेन इन द फील्ड। तो अभी हमारा जब काम करने वाला एक था तो हमने डज हेल्पिंग वर्ब लगाई थी, और अब काम करने वाले एक से ज़्यादा है तो हमने डू हेल्पिंग वर्ब लगाई है। तो ये हमारे क्या हो गए? सब्जेक्ट हो गए। फार्मर सन्स क्या हो गए? सब्जेक्ट। ये हमारी क्या होगी? हेल्पिंग वर्ब। ये हमारी क्या होगी? मेन वर्ब। ये हमारा क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। और ये हमारी क्या होगी? अन्य जानकारी होगी। तो इस प्रकार से इनके हम सेंटेंस बनाते हैं। और देखते हैं सेंटेंस। शिकारी शेर का शिकार नहीं करता है। शिकारी शेर का शिकार नहीं करता है। तो ये देखिए सब्जेक्ट काम करने वाला कौन हुआ? शिकारी। उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हंटर। और नहीं करता है तो काम करने वाला एक है, इसलिए देखिए हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी? डज आ जाएगी और नोट का नोट लग जाएगा। और उसके बाद में देखिए हंट यानी शिकार करना, और इसी से बना हंटर, शिकारी। हंट यानी शिकार करना, लॉयन। तो ये देखिए सब्जेक्ट, ये देखिए हेल्पिंग वर्ब, ये देखिए मैन वर्ब, और ये देखिए क्या है? ऑब्जेक्ट। अन्य जानकारी और भी हो सकती थी इसमें, बहुत सारी आगे कितनी भी जानकारी हो सकती है। और इसमें देखिए एक नेगेटिव सेंटेंस हम प्लूरल का और देखते हैं। लोग
झूले का आनंद नहीं लेते हैं। लोग झूले का आनंद नहीं लेते हैं। ये हमारा एक हिंदी का सेंटेंस हो गया। तो ये काम करने वाले कौन हो गए? लोग। और लोगों को इंग्लिश में क्या कहते हैं? पीपल। और ये देखिए काम करने वाला यहाँ एक था हंटर, तो हमने डज लगाया था, और यहाँ काम करने वाले एक से ज़्यादा हैं, तो देखिए डू नॉट। इंजॉय यानी आनंद लेना, स्विंग यानी झूला, लोग झूले का आनंद नहीं लेते हैं। पीपुल यहाँ पे क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। डू नॉट हमारा यहाँ पे क्या हो गया? हेल्पिंग वर्ब हो गया। इंजॉय क्या हो गया? मेन वर्ब हो गया। और स्विंग हमारा क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। अन्य जानकारी भी यहाँ पर आ सकती थी कि मेले में नहीं लेते हैं, गांव में नहीं लेते हैं, इस प्रकार से वाक्य हमारे और हो सकते थे। तो ये देखिए हमने नेगेटिव सेंटेंस देखा, पहले हमने अफर्मेटिव सेंटेंस देखे, फिर नेगेटिव सेंटेंस देखे। और नेगेटिव सेंटेंस में मेन वर्ब है वो हमेशा ही फर्स्ट फॉर्म। देखिए यहाँ पे सिंगुलर के साथ भी फर्स्ट फॉर्म, प्लूरल के साथ भी फर्स्ट फॉर्म, सिंगुलर के साथ भी फर्स्ट फॉर्म, प्लूरल के साथ भी फर्स्ट फॉर्म। केवल और केवल जब अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना हो और सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो ही SEIS या IES लगेगा, अन्यथा वो नहीं लगेगा। अब देखिए हम कुछ इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस है वो देख लेते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज हैं वो हम देख लेते हैं कि वो किस प्रकार से बनते हैं। उसके बाद हम सेंटेंस की स्ट्रक्चर पे आने वाले हैं। ये देखिए एक सेंटेंस है, तुम क्या पसंद करते हो। तुम क्या पसंद करते हो, ये हमारा एक इंग्लिश का सेंटेंस है, तुम क्या पसंद करते हो। तो देखिए अभी हम प्रश्नवाचक वाक्यों पे भी चर्चा करने वाले हैं। तो तुम क्या पसंद करते हो, इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा, सॉरी, प्रश्नवाचक जो शब्द है जिसे हम इंग्लिश में आगे जाकर WH वर्ड बोलेंगे वो सबसे पहले आएगा, WH वर्ड्स। तो वो सबसे पहले आएगा। तुम क्या पसंद करते हो, ये पूछा है क्योंकि जोर किस पे है? क्या पर। तो वो सबसे पहले व्हाट, डू क्यों आया? क्योंकि यू है उसके साथ हेल्पिंग वर्ब है। वो हमें अपने इंट्रोगेटिव सेंटेंस में देखा था कि जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो डू डज होती है, तो प्लूरल के साथ डू आ जाएगा। यू लाइक, व्हाट डू यू लाइक, ये हमारा WH वर्ड हो गया, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब हो गई, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये हमारी वर्ब हो गई। आगे ऑब्जेक्ट अगर होता तो हम लिख देते थे, लेकिन यहाँ पे नहीं है तो हमने नहीं लिखा। अन्य जानकारी अगर कोई और होती तो हम भी लिख देते। तो ये देखिए ये हमारा WH वर्ड, ये हमारी क्या है? हेल्पिंग वर्ब, ये हमारा क्या है? सब्जेक्ट, और ये हमारे क्या है? वर्ब। अगर आगे ऑब्जेक्ट और होता तो हम और देख लेते। इसके बाद में देखिए राम हर रोज शहर क्यों जाता है। राम हर रोज शहर क्यों जाता है। राम हर रोज शहर क्यों जाता है, ये एक प्रश्नवाचक वाक्य हो गया। प्रश्नवाचक वाक्य मतलब इसमें एक प्रश्न पूछा गया है कि कारण बताइए कि वो ऐसा क्यों करता है। तो देखिए प्रश्नवाचक शब्द क्या है जिसको इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? WH वर्ड कहते हैं। तो वो क्या है? क्यों। क्यों को इंग्लिश में क्या कहते हैं? वाई। और राम सिंगुलर है इसलिए हेल्पिंग वर्ब डज। यहां देखिए यू बहुवचन था तो हेल्पिंग वर्ब डू लगी थी, यहां पे डज आएगी। वाई डज राम गो, क्योंकि हमेशा नेगेटिव सेंटेंस या इंट्रोगेटिव सेंटेंस में मेन वर्ब तो फर्स्ट फॉर्म ही आनी है। गो टू, यहां पे हम हर रोज के लिए ऑलवेज लिख सकते हैं या डेली लिख सकते हैं। गो टू सिटी। वाई डज राम ऑलवेज गो टू सिटी। वाई डज राम ऑलवेज गो टू सिटी। राम हर रोज शहर क्यों जाता है। अगर हम ऑलवेज किसी का डेली लगाएं तो यहाँ को इसको हटाकर हम आगे भी लगा सकते
हैं। तो ये हमारे पर्सनवाचक सेंटेंस हो गए। जो हमारा आज का जो टेंस था, प्रेजेंट इंडेफिनेट, या हम उसे प्रेजेंट सिंपल भी कह सकते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनेट या प्रेजेंट सिंपल, उस पे हमने चर्चा की है। आज हमने उस पे चर्चा की है कि उसकी पहचान क्या होती है, उसकी मेन वर्ब क्या होती है, उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है और उसके सेंटेंस कैसे बनते हैं। लेकिन अभी इसमें देखिए इनकी जो स्ट्रक्चर है कि सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी, अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं होगी तो मेन वर्ब आएगी, मेन वर्ब के आगे ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट के आगे ये आपकी अन्य जानकारी आएगी। तो देखने में जितना सरल लगता है उतना इतना सरल है नहीं। आगे वाले वीडियो में हम ये देखेंगे कि ये जो एक सीक्वेंस होता है, एक क्रम जो होता है सेंटेंस बनाने का, कि सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद मेन वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अन्य, इस पे हम गहनता से चर्चा करेंगे कि सब्जेक्ट को हम कैसे पता लगाएं कि सब्जेक्ट क्या है। हेल्पिंग वर्ब तो हमें हर टेंस के अनुसार बदलनी पड़ेगी, तो वो तो हर टेंस की अलग अलग होगी। मेन वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट कौन सा शब्द है, अन्य जानकारी क्या है, ऑब्जेक्ट को कहाँ लिखें, सब्जेक्ट को कहाँ लिखें, नोट को कहाँ लिखें, अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो WH वर्ड को कहाँ लिखें, अन्य जानकारी कहाँ आएगी। और इसके हमारे पास जो एडवर्ब ऑफ टाइम है, हमारे जो एडवर्ब्स ऑफ टाइम, यानी वो शब्द, अंग्रेजी के वो शब्द जो हमारी पहचाने में मदद करेंगे कि ये वाक्य किस टेंस का है, उन पे हम गहनता से चर्चा करेंगे। और परीक्षा में इंग्लिश में ये कैसे आ सकते हैं, इस पे हम गहनता से चर्चा करेंगे। आज केवल हमने सेंटेंस देखे हैं, तो मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि अगले वाला वीडियो देखने से पहले कम से कम आप इस पे 50 या 60 ऐसे सेंटेंस बनाएं जो हमारे आम परीक्षाओं में, हमारे आम जीवन में बहुत काम आते हैं। आप इनका अभ्यास करें, इनकी ड्रिल करें। जितने ज़्यादा सेंटेंस अगर आप बनाएंगे उतना ही अच्छे से आप इंग्लिश को समझ पाएंगे। वीडियो को आप एक बार नहीं 2 बार देखें, 3 बार देखें, सेंटेंस बनाएं। ये नहीं होगा कि केवल हमने एक वीडियो देख लिया और उसी से हमें इंग्लिश आने लग जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है।